स्टूडेंट लगातार उसके मार्क्स एकदम से स्टक हो जाते हैं, बढ़ते ही नहीं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो कैसे वो अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है ताकि वो एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सके? मेरे एग्जाम से 10 दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरा तो एग्जाम देना भी मतलब पता नहीं चला था कि भी मैं दे भी पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी। अब के एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। हाँ, तो उनको लगता है अरे ये जी। तो बहुत टाइम है, लेकिन जब वो पढ़ने लग जाते हैं, तब उनको लगता है कि अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये मिस कर दिया। लोगों से कुछ नहीं लेना देना कि भी लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं हो पाए, इतने बार दे दिया अटेम्प्ट, कुछ नहीं लेना देना। हमारी लाइफ में जो चीजें चल रही है ना, हमें अपने एग्जाम से उन चीजों को दूर रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि भाई हमें 6-6 घंटे डेली पढ़ना है, नहीं। हमें पढ़ना है, अच्छे समय में भी पढ़ना है अपने, और बुरे समय में भी पढ़ना है। कंटेंट बहुत सारा है, आपको सभी जगह मिल जाएगा। तो एक औसत स्टूडेंट के लिए कितने समय तक की कम से कम अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो मेरे पेपर वन में जो मार्क्स गए थे वो 20 मार्क्स गए थे उस टाइम पे। और क्या कहते हैं, मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट एनजीओ चलाती हूँ, एनिमल्स की। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट ज़ेरॉफ सॉल्यूशंस। मैं अभिषेक कुमार झा। जब भी बात होती है एक यूनिवर्सिटी की कि किस प्रकार से वहाँ पर शिक्षक बना जाए, किस प्रकार से वहाँ पर आप एक टीचर बने, जनरली उसके लिए हमारे देश में कई प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन जो हमारे यूजीसी के एग्ज़ाम्स हैं, जिनको क्वालीफाई करके स्पेशली स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का सपना देखते हैं। ये सपने कितने ज़रूरी हैं जब आप मास्टर्स कर लेते हैं और उस दिशा में किया गया आपका जो सार्थक प्रयास है, वो एक दिन आपको आपकी सफलता, आपके मंज़िल तक पहुँचाता है। तो आज ऐसे ही हम एक ऐसे स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जिन्होंने इस यूजीसी नेट एग्ज़ाम को स्पेशली जो अपना दिसंबर का एग्ज़ाम था, दिसंबर 2023 का पेपर, उसके एग्ज़ाम में इन्होंने जेआरएफ क्वालीफाई किया है विथ नेट। और इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के बाद कैसा वो फ़ील कर रही हैं, कैसा और किस तरीके का उनका अप्रोच था, स्टडी प्लान क्या था, सेल्फ स्टडी किया, कहीं से पढ़ा, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग है ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ उनके रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स वेलकम ममता। हेलो ममता। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। तो ममता ममता कैसा लग रहा है? एग्ज़ाम तो रिज़ल्ट तो काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन हमारा सेशन नहीं हो पा रहा था। कैसा लग रहा है? हाँ जी। कैसा लगता है एक जेआरएफ होने के बाद? जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन तो बहुत खुशी हुई थी, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो गया है कि भी हाँ, नॉर्मल डेज है। बट हुँ, सर जी, जब अपनी मेहनत जब कामयाब होती है ना, तो उसकी खुशी हमारी, जैसे खुश बोलते हैं ना कि खुशी और गम दोनों आंखों से निकले तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, 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 सही बात है, सही बात है। तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन सफलता बहुत मायने रखती है। जेआरएफ जी। होना इस एग्ज़ाम में, वो भी दिसंबर के पेपर में, दिसंबर का पेपर देख कर के हमें लगा ऐसा कि पेपर का लेवल थोड़ा हाई रखा गया था इस बार। जनरली ऐसा जी। देखने को भी मिलता है कि दिसंबर में और जून के पेपर में थोड़े बहुत लेवल के चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इन सब बातों के ऊपर भी जाएँगे, हम देखेंगे सब कुछ भी, लेकिन सबसे पहले ममता आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं और आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ? मेरा नाम ममता लोधी है, और मैं हरियाणा के छोटे से डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ, जहाँ के अंडर आई बहुत फेमस है। और मेरी स्कूलिंग जो है प्राइवेट स्कूल से हुई है। और हुँ, मैं कोई मतलब हाई फाई मतलब स्टूडेंट नहीं रही हूँ, एक बेसिक स्टूडेंट रही हूँ। कि हुँ, भाई इतना सोचा भी नहीं था कि भाई मैं नेट जेआरएफ जैसा पेपर जो है सोल्व करूंगी, मतलब कि क्रैक करूंगी उसको। हुँ, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरी ग्रेजुएशन जो है गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, और पीजी मेरी प्राइवेट कॉलेज से हुई है। और पीजी के साथ में मेरी एमएससी के साथ में एमए जो है एनवायरमेंटल स्टडीज में भी है। और मेरी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2018 में हो चुकी थी। उसके हुँ, बाद मेरी एजुकेशन में 2 साल का गैप आया, हुँ, जिसमें एजुकेशन का टच बहुत मतलब हट चुका था बिल्कुल ही। उसके बाद 2019 से बहुत सारे अप डाउन्स के बाद जो है स्टडी को दोबारा स्टार्ट किया गया। और आपके साथ ही ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में। हुँ, और 2020 में मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था नेट का। हुँ। ज्योग्राफी जो मैंने सीखी है, जितनी मुझे आती है, वो सब कुछ आपकी देन है।
पेपर 1 भी मेरा मतलब तैयार था, अच्छा था। वो धीरे-धीरे मतलब कंसिस्टेंसी के साथ जो है आना स्टार्ट हो गया। हुँ। तो हमारी बहुत नर्वस हो रही हूँ आपसे बात करने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जेआरएफ क्वालीफाई किया है, बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। तो मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स के बाद जब हम अपनी जगह पे कंसिस्टेंसी रखते हैं ना, तो हमें मेहनत सफल ज़रूर होती है। हुँ, मेरा 2021 में भी नेट क्वालीफाई हुआ हुँ। और 22 में मैंने गुस्से में आके मतलब नेट दिया नहीं कि भई मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा, मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा। अच्छा, और 22 में नहीं दिया, उसके बाद फिर 23 में 3 बार नेट हुआ। फ़ेब में, जून में और दिसंबर में, फाइनली दिसंबर में आके मेरा जो है जेआरएफ क्वालीफाई हुआ। तो मैं 5 टाइम जो है नेट हो चुका है और 1 टाइम जो है जेआरएफ हो चुका है। 2020 में जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे लॉकडाउन से पहले मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर भी क्वालीफाई हुआ था जियो साइंटिस्ट का। अच्छा, 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 और अच्छा। उसमें जो ज्योग्राफी आई थी, वो भी मैंने ज्योग्राफी आपसे ही सीखी थी। हाँ, यूपीएससी करवाता है तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हाँ जी, हाँ जी। एग्ज़ाम तो बहुत उसके बाद लॉकडाउन लॉकडाउन लग चुका था, तो मुझे मेंस का पता नहीं चला, कुछ लाइफ के अप डाउन्स में चीज़ें उबड़-खाबड़ हो गई। ये मेरी छोटी-सी जर्नी रही है। ज़ोग्राफ़ी मैं कहती हूँ ज़ोग्राफ़ी आपसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। हरियाणा से बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने क्लास में, मतलब मैं देखता हूँ, हरियाणा स्टेट में ज्योग्राफी का काफ़ी क्रेज़ है, मुझे ऐसा लगता है। और ज़ोग्राफ़ी का क्रेज़ है, हाँ जी, है। और मैंने फिर जब 2020 में जब पेपर क्वालीफ़ाई हुआ था, तो मतलब ऐसे कोई इंट्यूशन नहीं थी कि मेरे को यही यही चीज़ करनी है। तो हुँ, मेरे मतलब जो नोन में थे जो पर्सन्स, तो मैंने उनको नेट के पेपर 1 की जो है थोड़ी-थोड़ी सी कोचिंग देनी स्टार्ट की, कि भई अच्छा, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी थी, अ, हाँ, उसके बाद ज़ोग्राफ़ी आपसे की थी, तो आज मैं उसी इंस्टीट्यूट में नेट की पेपर 1 की कोचिंग देती हूँ। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खुशी की बात हाँ है ये। जी। ये भी एक सफलता ही है। ये भी हाँ एक जी। सफलता ही और है जेआरएफ के बाद। हाँ जी, और क्या कहते हैं, मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट एनजीओ चलाती हूँ एनिमल्स की, ओके, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं। हाँ, हाँ जी, कि वाह! भई बहुत अच्छी मुझे बात। थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं कि भई हमारी जो एजुकेशन है ना, वो इस काम में जो है आगे बढ़ रही है, किसी न किसी काम में। हाँ काफ़ी जी। आपका झुकाव जो है वो वेलफेयर की तरफ है, ताकि हाँ सबको जो है जी। कहीं न कहीं मौका मिल सके। मौका हर किसी को मिल नहीं पाता है, स्पेशली पढ़ाई का। तो हाँ मौके जी। से मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में पढ़ाई का कैसा माहौल है? पढ़ाई का घर में बहुत अच्छा माहौल है। मेरे 2 बड़े भैया हैं। बड़े भैया मेरे क्या कहते हैं एडवोकेट हैं, और जो मुझसे जो छोटे हैं, छोटे इन द सेंस छोटी मैं ही हूँ, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं। तो वो मैथ और साइंस के टीचर्स हैं, वो भी टीचिंग लाइन में हैं। हुँ, फादर भी मेरे ग्रेजुएट हैं, तो फैमिली अच्छी है, भाभी वगैरह सब पढ़े-लिखे हैं, तो हुँ, सपोर्ट करते हैं। और देखो फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। हुँ, मैं अगर यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसमें मेरी फैमिली का भी योगदान बहुत बड़ा है, कि भई हाँ, इसका पढ़ने में ध्यान है तो कोई बात नहीं, पढ़ने दो इसको। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, सही बात है। घर का माहौल देखिए बहुत ज़रूरी होता है, एक स्टूडेंट के पढ़ाई में बहुत योगदान होता है, उसका बहुत कॉन्ट्रिब्यूशन होता है क्योंकि माहौल से आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं और दूसरा जब आगे बढ़ते हैं, काम करके, पढ़ाई करके आगे निकलते हैं, तो उनसे भी कहीं न कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो कम से कम हमसे जो बड़े हैं, वो अपने-अपने लाइन में अच्छा कर रहे हैं। तो वो हमें भी जी। करने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं हमें भी उस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ना हाँ, चाहिए। अ, मतलब पढ़ाई आपने कहा कि आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो। कौन से प्राइवेट हाँ कॉलेज जी। से, यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हुई अ, है? यहाँ जो एफ़िलिएटेड है कॉलेज, वो हुँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। हुँ, गुरु नानक खालसा कॉलेज है, हुँ, मैं वहाँ से पढ़ी हुई हूँ, जो कि एफ़िलिएटेड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। हुँ। कुरुक्षेत्र स्टेट यूनिवर्सिटी है ना? जी, हाँ जी। कुरुक्षेत्र में जो है। अच्छा कैंपस है उसका, हुँ, बहुत ग्रीन, हरा-भरा कैंपस है। मैं गया था एक बार, हाँ जी। बहुत अच्छा कैंपस है। तो कॉलेज में कैसा रहा, पढ़ाई का माहौल कैसा रहा? कॉलेज में एकेडमिक ही कॉलेज पढ़ाई ज़्यादातर होती है? क्या उसमें हाँ भी जी, कहीं आपको कोई हेल्प मिला नेट जेआरएफ के लिए? मतलब अभी जैसे आपने बताया आपने मेरे से पढ़ा, कोर्स से पढ़ा, ठीक है, ये बात सबको हाँ पता है, जी, हाँ जी। जिसका भी इंटरव्यू होता हुँ, है वो कहीं न कहीं मेरे से पढ़ा ही होता है। लेकिन मैं जानना चाह हाँ रहा हूँ जी। क्या इसके अलावा जो लोग जैसे ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में हैं
और नेट एग्जाम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसको एग्जाम को देना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपका जो एकेडमिक्स रहा उसने कितनी हेल्प की? कैसा कोई हेल्प मिला या नहीं मिला? नेट के बारे में जो जानकारी मिली थी वो कॉलेज के टीचर से ही मिली थी। हम्म। पीजी में जब कर रहे थे तो कॉलेज के टीचर्स नहीं। और उस टाइम पे तो ऑफलाइन एग्जाम होता था, 2017 में मैंने नेट दिया था। तो हम्म। मेरे पेपर वन में जो मार्क्स गए थे वो 20 मार्क्स गए थे उस टाइम पे। और हम्म। पेपर टू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, 71 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे मेरे। हम्म। बट नेट नहीं हुआ था क्योंकि इतनी जानकारी थी नहीं। हम्म। और उसके बाद फिर पेपर दिया नहीं, और 2000 मतलब लॉकडाउन के बाद से तो पेपर का लेवल बहुत हाई हो चुका है। उस पेपर में और इस पेपर में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। और हम ये नहीं सोच सकते कि तुक्के से पेपर क्वालिफाई हो सकता है, नहीं। आपको हम्म। पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। हम्म। अच्छा, हम आते हैं अब फिलहाल एग्जाम के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम ही हमारा मेन कंसर्न है। जैसे पेपर अब के जो आ रहे हैं, मतलब यूजीसी नेट एग्जाम के जो पेपर अब आ रहे हैं, मैं बात करना हाँ जी। चाहूंगा सबसे पहले समय की। कि अगर हम पिछले दो एग्जाम को देखें, जैसे जून 2023 का पेपर और दिसंबर 2023 का पेपर, ये दो एग्जाम को अगर हम देखें, इन दोनों एग्जाम्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है? आपने इतने सारे अटेम्प्ट्स दिए, ठीक? हाँ इन जी। लास्ट टू एग्जाम्स को देख के आपको क्या लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट को, जैसा आपने कहा कि आप भी एक औसत एक एवरेज स्टूडेंट थी, है ना? तो एक औसत स्टूडेंट के लिए कितना समय, मतलब उसको कितने समय तक की कम से कम अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि उतने समय में वो इस एग्जाम को, उसकी बारीकियों को अच्छे से समझ पाए और क्वालिफाई कर पाए? सर जी, अगर पूरी हम जर्नी देखें तो 1 साल की जर्नी है ये। हम्म। अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट को लेके चलते हैं, हम्म। क्योंकि 3 से 4 महीने का अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ करें तो 3 से 4 महीने का तो सिलेबस ही है। हम्म। पेपर वन का भी पेपर टू का भी बहुत ज्यादा डायनामिक हो चुका है। जब हम्म। से चीजें ऑनलाइन हुई है तब से कंटेंट बहुत सारा है, आपको सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है वो चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अभी हम्म। पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है वो ज्यादा पता होना जरूरी है। क्योंकि हम्म। सभी सिलेबस तो जो पूरा सिलेबस है वो किसी भी बच्चे का कंप्लीट नहीं हो पाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट क्वालिफाई किया था तो मैंने सिर्फ आपके कंटेंट के जरिए 2 यूनिट को कम्प्लीटली तैयार किया था। और जैसे आपने पैटर्न बताया ना कि मॉडल्स एंड थ्योरीज को जैसे आपने अलग सेक्शन दिया हुआ है। हम्म। और मतलब आपके पढ़ाने का स्टाइल आपके कंटेंट को जितने मतलब सीक्वेंस वाइज में दिया गया है ना, मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं की, एक भी बुक प्रेफर नहीं की। आपके नोट्स को जो है प्रिंट करवा के और मैं हम्म। बस उसी को ही मत्थे को लगा के बस वही पढ़ा है मैंने, और हम्म। कुछ भी नहीं। हम्म। और मतलब इन चीजों को अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो भी हम कर सकते हैं। हम्म। आप 1 साल की प्रोसेस लगाकर चलो, जब हम सोचते हैं ना कि भी 6 महीने में एग्जाम है, 4 महीने का सिलेबस है, 2 महीने में कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? नहीं। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो 6 महीने में हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया। नेक्स्ट अगर इस बार नहीं होता, नेक्स्ट बार में पक्का 100% गारंटी के साथ होगा, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। हम्म। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि भाई हमें 6 6 घंटे डेली पढ़ना है, नहीं। हमें पढ़ना है, अच्छे समय में भी पढ़ना है अपने, और बुरे समय में भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा बहुत अच्छा समय चल रहा है तो मैं 8 10 घंटे पढ़ लिया, और बुरा समय चल रहा है, कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ अप एंड डाउन हो गए हैं, तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं है, ऐसा नहीं सोच सकते हम हम्म। एग्जाम से रिलेटेड। 1 साल का समय चाहिए ही चाहिए हमें, हाँ 1 ईयर जी। का टाइम पूरा चाहिए, क्योंकि मतलब मेरा भी मानना है इतने वर्षों के एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद, कि दो बहुत बड़े सेक्शन है आपके पास। एक तो ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट, वन ऑफ हाँ द जी। मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट। हिस्ट्री है जैसे, हाँ जी। वैसे अपना ये ज्योग्राफी हो गया। ऐसे ही जो हाँ दूसरे जी। सब्जेक्ट्स हैं उनमें इनको रखा जाता है, जिनको पढ़ने में आपको, मतलब पढ़ने में आपको कम से कम साल भर तो लगेगा ही लगेगा। प्लस आपका पेपर वन का सेक्शन हो गया है अलग से, और पेपर वन इतना डायनामिक है कि उसका कहना ही नहीं है। तो इतना सब कुछ करने के लिए अगर आप अच्छे से स्टैंडर्ड तरीके से चाहते हैं कि मैं इतना समय दूं, तो 1 साल तो बिल्कुल सही बात, ममता ने बात कही है। पढ़ाई में समय देना एक अलग चीज है, लेकिन उसको कितने ध्यान से, कितने ज्यादा अटेंशन देकर के आप चीजों को कवर कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। कंटेंट तो ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल हो चुका है, ऑब्वियसली हम्म। इतने यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, है ना? मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब यूट्यूब पे ज्योग्राफी पढ़ाने वाले शायद एक आध दो लोग रहे होंगे, लेकिन अब आज के डेट में देखा जाए तो ज्योग्राफी ही पढ़ाने वाले बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बन चुके हैं। नेट जेआरएफ का इतना ज्यादा यूट्यूब चैनल बन चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ चुके हैं, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे खुल गए हैं।
लेकिन हर व्यक्ति आपको जो डिलीवर कर रहा है वो किस लायक है और कितना आपके पढ़ाई में फ़ायदा करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेलेक्टिव स्टडी बहुत ज़रूरी चीज़ बन चुकी है आज के डेट में। अगर कोई स्टूडेंट 6 महीने की प्रिपरेशन को देखे, जैसे मुझे ये वाला एग्ज़ाम देना है, अब जून वाला पेपर, तो 2 महीना तो बीत चुका है। मान लीजिए अगर 6 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, है ना? आपने भी बनाई रही होगी। आपने सोचा होगा कि मुझे इतने टाइम में इतना कवर करना है। आपने बार-बार पढ़ा होगा। तो कैसे आपने किया? वो अपना जो शेड्यूल है वो शेयर करिए सबके साथ। मेरा जो शेड्यूल है देखो मॉर्निंग में 3 बजे स्टार्ट होता था। हुँ, ये मेरी लास्ट 5 ईयर की रूटीन रही है कि 3 बजे से। हुँ, क्योंकि दिन में क्या होता है कि भई हमें लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, अर्ली मॉर्निंग हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हुँ, तो एक तो हमारा कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो अपने देखो तैयारी हो चुकी थी, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर थे, अच्छे से प्रिपेयर भी थे पर समझ नहीं आ रहा था कि भई एग्ज़ाम क्वालीफाई क्यों नहीं हो रहा है। हुँ, तो दिमाग लगाया गया थोड़ा-सा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हुँ, आपने तो सुख से बहुत सारे क्वेश्चन्स दिए हुए हैं, इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि भई अगर कोई पर्सन सिर्फ़ अगर आपने सिलेबस भी नहीं करना, सर के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर जाओ, तो भी आपका नेट तो लिख के देते हैं कि भई क्वालीफाई हो ही जाना है। हुँ, सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस से। मैं आपके क्वेश्चन जो आप करवाते थे लाइव क्लास तो नहीं लगा पाती थी बट मैं क्वेश्चन्स प्रैक्टिस ज़रूर करती थी कि भई आपने जो प्रिंट दिए हैं वो अपने प्रिंट करवा के और उनके ऊपर लिखती थी सभी क्वेश्चन्स को, उनके आंसर लिखती थी, जितनी मेरी नॉलेज होती थी वो सब कुछ उस पे लिखती थी, तब जाके जो है ये चीज़ें हो पाई हैं। मैंने हुँ, अपने सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ था कि भई कितनी चीज़ें कितने महीने रह गए हैं और किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है और किन चीज़ों पे कम फ़ोकस करना है। सही बात। जैसे कि मॉडल एंड थ्योरीज़ का सेक्शन था, तो वो तो टिप्स पे है, कि भई हुँ, हाँ, इतने तो ये इनमें से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि जिन चीज़ों को छोड़ सकते थे, जैसे मेरी इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी-सी वीक है, क्योंकि बहुत वास्ट कंटेंट है बहुत उसका, ज़्यादा। इंडियन ज्योग्राफी का। हाँ जी, जैसे कि कोर सब्जेक्ट हैं जियोमॉर्फोलॉजी है, आपकी क्लाइमेटोलॉजी है, आपने इनको अगर एक बार इनके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो आप इनको भूलोगे ही नहीं। डायनामिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसमें हमारी एनवायरनमेंट की यूनिट आ जाते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गई हमारी ये और इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था इस बार। अच्छा पिछले 5 मतलब आपने नेट क्वालीफाई किए थे फिर जेआरएफ हुआ। तो हाँ इतने जी, इतने सारे एफर्ट्स आपने दिए मतलब लगातार। एक ये बहुत हाँ जी, ये पता है आपको बहुत बड़ी बात है। कितने हाँ स्टूडेंट जी, ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम नेट क्वालीफाई करते हैं हर साल, लेकिन वो हाँ जेआरएफ जी, नहीं क्वालीफाई कर पाते हैं। हाँ जी, कहीं न कहीं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं हाँ बार-बार एक ही जी, प्रकार के रिज़ल्ट को लेने से। हाँ जी। मैंने ये चीज़ देखी है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में कि वो ना जैसे शुरुआत में क्या करते हैं बहुत ही कैज़ुअली पढ़ाई करते हैं। अच्छा ठीक है इस बार ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ एग्ज़ाम। देख लेता हूँ मेरा मतलब मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहली बार उनका कुछ नहीं होता है, दूसरी बार में थोड़ा मेहनत करते हैं तो नेट हो जाता है। फिर वो कंसिस्टेंसी नेट वाली बनने लग जाती है, अगेन एंड अगेन। तो जेआरएफ अंत में जेआरएफ लेने के लिए कौन-सी ऐसी एनर्जी है जो आपके अंदर थी कि नहीं मुझे लेना ही लेकर के ही छोड़ना है? बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं एग्ज़ाम, तो हम वो जानना चाहेंगे। इसके पीछे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना, हमें अपने एग्ज़ाम से उन चीज़ों को दूर रखना पड़ता है। हुँ, और एक इंटरनल जो मोटिवेशन होता है ना, वो ही हमें एग्ज़ाम क्वालीफाई करने की हिम्मत देता है और कुछ नहीं दे सकता। हम चाहे जितनी मर्ज़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लें, कुछ भी कर लें, नहीं, ये चीज़ें नहीं दे सकती। 2000 जब फर्स्ट टाइम नेट हुआ था, तो मेरे पेपर 2 में मार्क्स कम थे, पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स थे। हुँ, तो उसके बाद पेपर 2021 में दिया गया, तो पेपर 2 में मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे थे। जेआरएफ नहीं हुआ, लेकिन मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे थे, ओह! 21 में भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो हुँ, 22 में मेरा थोड़ा-सा ब्रेकडाउन हो गया कि भई मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद मेरे लिए बना ही नहीं है ये। हुँ। तो जब नोएडा आप मिलने के लिए आए थे और मैं गई ही नहीं थी। हाँ, बट मैंने जिनको भी रेफ़र किया हुआ था कि भई जो भी आपसे पढ़ते थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, वो सब गए थे, आपसे मिल के भी आए थे। तो मैं नहीं गई थी, मुझे बहुत अफ़सोस था कि मैं क्यों नहीं गई कि मैं सर से नहीं मिल पाई। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा मैं दोबारा तैयारी करूँगी, दोबारा कुछ देखूँगी कि मेरी कमियाँ कहाँ रह गई है। फिर हुँ, उसके बाद फिर 2023 में दोबारा एग्ज़ाम दिए तो मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे थे। मैं बस पॉज़िटिविटी इतनी थी कि मैं
तू पढ़ रही है, तुझे पता है तू पढ़ रही है, लोगों से कुछ नहीं लेना देना कि भी लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं हो पाए, इतने बार दे दिया अटेम्प्ट, कुछ नहीं लेना देना। तो मैं पढ़ रही थी, मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे, बस एक यही मोटिवेशन थी कि भी लास्ट टाइम से मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो अच्छी बात है कि भी हाँ। और इस टाइम में तो आपकी दया से इसी नहीं तरह भी नहीं, मिल दया गया। दया किसी की नहीं है। दुआ है ईश्वर की, आपकी मेहनत है, सारी चीजें रंग लाती हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, सिर्फ उसकी भूमिका निभाता हूँ। अभी आपने कहा ना कि जो अपनी पढ़ाई है उसमें मार्क्स आपके कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते रहे। ऐसे बहुत सारे हाँ स्टूडेंट जी। होते हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज भी होते हैं, कुछ तो इतने इस एक एक वीसियस साइकिल में फंस जाते हैं। जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, गरीबी का दुष्चक्र। हाँ जी। तो वो उस वीसियस साइकिल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके मार्क्स इंक्रीज ही नहीं होते हैं, वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जून 2023 में किसी का 110 क्वेश्चन सही हुआ रहा, फर्ज करिए, और कट ऑफ 111 क्वेश्चन पे चला गया, एक क्वेश्चन से उसका रह गया। दिसंबर का एग्जाम दिया, उसके मार्क्स रिड्यूस होकर के 105 हो गए। तो हाँ मैं जी। ये समझना चाह रहा हूँ, ऐसा होता है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इसमें गलती कहाँ पर है। क्या वो स्टूडेंट की गलती है कि उसके मार्क्स रिड्यूस हो गए, या फिर कहीं ना कहीं वो पेपर के लेवल को भी हम वहां पर देखते हैं कि पेपर का लेवल बढ़ गया, है ना? ये भी तो होता होगा, पेपर का लेवल इंक्रीज हो गया, हार्डनेस बढ़ गई, तो ऐसा भी होता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब स्टूडेंट लगातार उसके मार्क्स एकदम से स्टक हो जाते हैं, बढ़ते ही नहीं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, तो कैसे वो अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है ताकि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके? मार्क्स बढ़ाने की जो एक स्ट्रेटेजी है वो है मॉक टेस्ट। हम्म। क्योंकि बच्चा इतना पढ़ चुका होता है कि हम बार बार जब नोट्स को उठाते हैं ना, हमें पता रहता है कि इस पेज पे ना ये चीज लिखी हुई है, हम्म। इस पेज पे ये चीज लिखी हुई है, ये तो उस चीजें तो मुझे आती है। जो मार्क्स इंक्रीज होते हैं वो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो हमारी मॉक टेस्ट को लेके है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए हुए हैं। जो भी हम्म। गलतियां उसमें निकलती हैं उनको नोट्स में उठा के देखो कि मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें से मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। हम्म। और पेपर वन तो बहुत ज्यादा डायनामिक हो चुका है, बहुत ज्यादा। हम्म। जो मार्क्स को कंसिस्टेंट रखने का तरीका है वो सिर्फ मॉक टेस्ट है। मैंने इस बार मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिए थे, मतलब हम्म। सारे ही जितने प्रीवाइक्यूज आपने करवाए थे वो सब कुछ मैंने लिखे हुए हैं, प्रॉपरली कॉपी में भी लिखे हुए हैं, नोट्स प्रिंट आउट करवा के। जो आप देते हो बुक, बुक को नहीं पर हाथ लगाया गया बिल्कुल भी। क्योंकि ऑनलाइन की एक अच्छी चीज ये है कि भी आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो ना, तो ब्लाइंडली फेथ करो कि भी वो इंसान आपको जो दे रहा है ना, वो अपने एंड से बहुत अच्छा दे रहा है। एग्जाम क्योंकि से जब पहले हमारे अंदर हम लोगों ने एग्जाम से पहले ये वाली बुक्स भी लॉन्च की थी, होर्क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी, है ना? तो ये बुक भी मैंने एग्जाम के पहले ही लॉन्च किया, 2 महीने पहले, कि आप लोगों को ना प्रैक्टिस करने के साथ साथ रीडिंग मिल जाए करने को। कोशिश किया हाँ था ये जी। कि बुक भी। तो मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी चीज है, बिल्कुल सही बात आपने कही। जब बार बार आपका आपका बार बार मार्क्स उतना ही आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई में गलती नहीं है। हाँ आपने जी। कम पढ़ाई की है ये बात नहीं है, आपने कम प्रैक्टिस किया है ये बात। आप कितना अधिक हाँ प्रैक्टिस जी। कर रहे हैं कि आप, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये पता चलता है ना कि कोई चीज पढ़ लिया है तो उसकी समझ कितनी विकसित हो गई है। हाँ अब जी। जैसे ज्योग्राफी में ही बात करें, जैसे मान लीजिए थॉट है। अब थॉट तो हाँ लगता है जी। सबको हिस्ट्री की तरह या फिलॉसफी की तरह भी कई बार लगता है। पढ़ लेते हैं किताबों को या कहीं से भी नोट से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो पता लगता है, अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता है तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो छूट गया, और फिर किताबों में जुड़ जाते हैं। हाँ जी। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो अप्रोच कैसे डेवलप किया जाए। बहुत लोग होते हैं कि बस मॉक सॉल्व करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो आपने मॉक के किस तरीके साथ से? में मैंने मॉक के साथ में जो उनके एक्सप्लेनेशन को जरूर देखा था। और आपके जो नोट्स हैं वो मतलब कंप्लीटली हैं। हम्म। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर मेरे ख्याल से तो नहीं आया है। जैसे फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, आपने क्या कहते हैं हेल्थ पॉलिसी के नोट्स दिए थे अलग से। हम्म। हाँ, उसमें से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे लास्ट वाले एग्जाम में, जून वाले एग्जाम में आए थे। मैं सिर्फ उसकी गिनती की 4 लाइन पढ़ के गई थी ऊपर से, हम्म। सिर्फ गिनती की। और 4 लाइन में से क्वेश्चन आया हुआ था कि भी आप
सभी बच्चों को मेरे लिए तो यही है कि भई सर के जितने भी नोट्स हैं उनको आप जितनी बार पढ़ सकते हो, और मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ यही है कंसिस्टेंसी। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, उतनी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और एक जिन चीज़ों को हम खुद से भी सर्च आउट करते हैं ना, वो चीज़ें भी हमारे माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक रहती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत लंबे टाइम तक, कि मैंने इस चीज़ को खुद से सर्च आउट किया था। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट उठा लीजिए या फिर थॉट का उठा लीजिए। थॉट की बुक्स इतनी हैं कि भई हम खुद ही कन्फ्यूज़ होते हैं किसको किसके अंदर करना है। और कुछ चीज़ों को पढ़-पढ़ के हम इतना यूज़्ड टू हो चुके हैं कि भई ये जो चीज़ें मुझे बिल्कुल याद है कि भई हाँ, ये बुक इसकी है, ये बुक इसकी है। एक चीज़ तो है कि आप ना कंसिस्टेंसी जो एक वर्ड है कि आप कितने नियमित हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, कितना रेगुलर आप हाँ स्टडी कर जी। रहे हैं। जैसे हाँ एक जी। होता है कि हमारे पास 2 साल का समय है, 3 साल का समय है, तो हम उस चीज़ को धीरे-धीरे कर लेते हैं। जैसे हाँ पीएचडी जी। 5 साल में आप सबमिट हुँ, करिए, 6 साल में सबमिट करिए। आप थोड़ा-थोड़ा करोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे जो एग्ज़ाम्स हैं जो आपको सिर्फ़ पढ़ने के लिए 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 मंथ, और 6 मंथ में हाँ दूसरा जी। एग्ज़ाम हो जाना है। तो हाँ इतने जी। कम, मतलब मेरे लिए कहा जाए तो बहुत समय है, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत कम समय है। अच्छा, उनको कम समय या उनको अधिक समय भी लग सकता है कि यार बहुत टाइम है इतना, क्यों? क्योंकि वो पढ़े नहीं है ठीक से चीज़ों को अभी डीपली हाँ घुसे जी। नहीं है सब्जेक्ट में, है ना? तो उनको लगता हाँ है अरे यार जी। तो बहुत टाइम है, लेकिन जब वो पढ़ने लग जाते हैं, तब उनको लगता है कि अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये मिस कर दिया। तो मेरा यही जानना है कि जैसे इतना समय है आपके पास, 6 मंथ का टाइम होता है एग्ज़ाम के बीच में। तो इस टाइम में आपने क्या टाइम स्लॉट भी डिवाइड किया था अपना कि 6 महीने है पढ़ाई इसका स्ट्रैटेजी, 4 महीने है पढ़ाई इसका स्ट्रैटेजी, 3 महीने है, फिर 2 महीने, फिर लास्ट के 1 मंथ, लास्ट के 20 डेज़, 15 डेज़, ऐसा कुछ था आपका स्ट्रैटेजी प्लान? हाँ जी, हाँ जी, था ऐसा भी कुछ। जो आपके नोट्स थे, हुँ, पहले प्रिपेयरली मतलब उनको प्रिपेयर किया गया था। फिर हुँ, उन नोट्स में से जैसे आप बोलते थे ना क्लास के साथ-साथ कि छोटी डायरीज़ जो है लेके बैठा करो कि जो चीज़ मैं बोलता हूँ इसको साइड पे जो है नोट डाउन किया करो। क्योंकि वो जो चीज़ें हम नोट्स बनाते हैं, वो हमें जो लास्ट टाइम चल रहा होता है ना, उसमें बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हुँ, मैंने वो डायरीज़ बनाई थी, अलग-अलग 10 डायरीज़ बनाई थी, उनको हर एक सब्जेक्ट की। फिर उन 10 डायरीज़ में से निकाल-निकाल के जैसे ए4 साइज़ के पेज होते हैं, एक ही पेज पे इतना कंटेंट लिखा गया था कि भई उस एक पेज को पढ़ने में कम से कम 2 घंटे लगते थे। और हुँ, उस राइटिंग को सिर्फ़ मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता था कि भई हाँ, इसमें क्या-क्या कुछ लिखा हुआ है। हुँ, तो वो सारा कंटेंट निकला तो आपके पीडीएफ से ही था। बस हुँ, उनको कंसाइज़ किया गया था कि भई ये चीज़ें पेपर में आनी ही आनी हैं। और हुँ, अब भी जैसे कि हमारा टाइम स्केल हो गया, जो मोर्फोलॉजी में जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, हम चाहे उसको कितना भी लर्न आउट कर लें, वो मतलब कि उसमें से ना क्वेश्चन आता भी ज़रूर है और गलत भी हो जाता है कि भई ये किस में आना था, ये किस में आना था। तो उन चीज़ों को बार-बार जितना आप डायग्राम बना के जि चीज़ों को कर सकते हो, लिखोगे, तभी वो चीज़ें याद होंगी आपको, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकती। हुँ। बहुत कंसाइज़ वे में छोटे-छोटे नोट्स बनाए गए थे। ए4 साइज़ के पेज को उनको फ़ोल्ड करके रखा गया था। कम से कम बहुत सारे हो चुके थे, जो लास्ट टाइम पे रिवीज़न के लिए ज़रूरी होते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि है ना? हमारी कंसिस्टेंसी उस टाइम तक इतनी हो जाती है कि हमारे जो पढ़ने का टाइम है ना, अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए, कितना ज़रूरी है, एक स्टूडेंट को कितना सीरियस होना चाहिए? क्योंकि आपकी जो सीरियसनेस है, वो इस बात से निर्भर नहीं होती कि आप चिंता में चले जाइए, है ना? सीरियसनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितने एफ़र्ट्स डाले हैं अपने इस एग्ज़ाम को अपनी सफलता पाने के लिए, कितना आप सीरियस हैं, वो मेरे कहने का मतलब है। तो आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है अब के एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए? अ, अब के एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो हम अगर ये सोचें कि भई कैज़ुअल तरीके से पढ़ाई करें कि भई हाँ, हो जाएगा, तो देखो नहीं होगा। हुँ, आपको सिंसियर होके अपने गुरु की भाषा को समझना होगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि भई आप इस चीज़ को इस तरीके से प्रिपेयर करो, इस तरीके से प्रिपेयर करो। मैं इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि अगर किसी बच्चे को बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, अंधेरे में, तो वो दरवाज़ा ढूँढ लेगा। हुँ, लेकिन उसको टाइम बहुत लग जाएगा।
हुँ, लेकिन अगर हमारे पास गुरु है ना, वो हमें बताएगा कि आपको इस डायरेक्शन से जाना है, इस चीज़ को करना है, इस चीज़ को छोड़ना है। जैसे आप यूट्यूब पे भी क्लासेस डालते थे कि भई अब जो लास्ट टाइम चला हुआ है कि आप इन-इन क्लासेस को करो, आप इस-इस यूनिट को करो, इस-इस टॉपिक को करो, यहाँ से क्वेश्चन जो है कन्फर्म है। हुँ, मतलब आपके मुँह की बोली हुई एक-एक बात और एक-एक क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। हुँ, अगर सच में आपको किसी ने फॉलो किया होगा ना तो वो देखेगा, क्योंकि जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को लेके साथ लेके चलते हैं ना, तो हमारे पास टाइमिंग नहीं होती, हम बार-बार बस देखते रहते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट को साथ लेके चलते हैं ना, हमें पता रहता है कि सर ने ये चीज़ बताई थी और ये देखो क्वेश्चन आया हुआ। सही बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत अच्छा लगा ममता आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे आपको ममता जो जेआरएफ हुई हैं इस साल आपको आप लोगों को उनके इन बातों से बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा, जानकारी मिली होगी और वो तरीका मिला होगा जिससे एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया जा सकता है। तो चलते-चलते ममता मैं चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहें? हाँ जी, हैं सर जी। मैं सभी बच्चों को सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि आप ब्लाइंडली फ़ेथ करो सर के ऊपर, क्योंकि सर ही हैं जो आपके नाव को जो है पार लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे सभी दिन जो है वो एक जैसे नहीं होते, अप एंड डाउन सबके लाइफ़ में आते हैं। बिल्कुल। मेरे एग्ज़ाम से 10 दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरा तो एग्ज़ाम देना भी मतलब पता नहीं चला था कि भी मैं दे भी पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। हुँ, लेकिन हमारी ज़िद और हमारा मतलब क्या कहते हैं कि भी एक ज़िद्दीपन होता है ना कि भई नहीं मैं करूँगी ही, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपका वो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और हुँ, जितने भी मतलब अप एंड डाउन्स होता है ना, उनमें भी उतना ही पढ़ो जितना आप अपने अच्छे समय में पढ़ रहे हो। और हुँ, मेहनत तो देखो, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत की हो और नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है किसी बच्चे को वो चीज़ पहले मिल जाती है और किसी बच्चे को वो चीज़ जो है कुछ टाइम के बाद मिलती है। ये हो सकता है, लेकिन परमात्मा ऐसा कभी नहीं होने देगा कि भई आपको आपकी मेहनत का फल से जो है बेरुख कर दे। हुँ। और मेरी जो सक्सेस है या फिर मैं जिस भी लेवल पे आज पहुँच पाई हूँ, वो सब कुछ सिर्फ़ सर की है कि भई मेरे लाइफ़ में सर जैसे मतलब गुरु आए हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच बहुत-बहुत पाती। शुक्रिया। इतना मैं सच में इतना कुछ मेरे बारे में जो बोलने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि हमने सिर्फ़ रास्ता दिखाने का काम किया है, असली मेहनत स्टूडेंट ही करते हैं। सर जी अ, आपका साथ ना सब छोड़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, वो सब छोड़ सकते हैं। आपकी अच्छाई के साथ, आपकी बुराई के साथ, आपके अंदर कोई बुराई आ गई तो वो साथ छोड़ देंगे, अच्छाई आ गई तो आपके साथ आ जाएँगे। लेकिन एक गुरु बिना अच्छाई और बिना बुराई के साथ आपके साथ चलता है। आप सिर्फ़ गुरु के जो भी जितनी भी चीज़ें बोली गई है ना, आप सिर्फ़ उनको फ़ॉलो करो, आपको मतलब एक बेहतरीन इंसान बना के छोड़ता है कि भई हाँ, एक मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं ज़ोग्राफ़ी से नेक हूँ, ज़ेरफ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़ोग्राफ़ी नहीं पढ़ाती हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि आप अभिषेक सर से सीखो, वो ही आपको सिखा सकते हैं। वही जो इंटरेस्ट है, वही मतलब एक जो लेवल है ना, वही करवा सकते हैं। मेरी लाइफ़ में तो आपकी बहुत अहमियत है। मैं शायद इतनी अहमियत किसी को नहीं देती होंगी जितनी मैंने आपको दी हुई है। बहुत अच्छा लगा ममता बात करके आपसे और सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारा सीख मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा। और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कहीं न कहीं देखिए, एक शब्द है कि अच्छाइयाँ और आपके जो मेहनत है, आपकी अच्छाई और आपकी जो मेहनत है, वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके ना इकट्ठा होता रहता है। वो ना जब समय आएगा ना तो उसका फल मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कितना इकट्ठा हो गया है। तो आप ये सोच में हाँ मत जी। रहो कि मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो आप सोचो मत कि दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, वो दिखेगा, एक दिन समय वो आपका भी आएगा, जैसे आज और ममता मैं आपके मतलब चैनल के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए 4 लाइनें मेरे अपनों के लिए भी बोलना चाहती हूँ बिल्कुल। कि महफ़िल बिठाई गई और सच छुपाया गया, कहानी और किरदार ये था मेरा, दिखाया और सुनाया कुछ और गया। क्या बात है, क्या बात है! आई एम बहुत वेरी ब्लेस्ड कि भई मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि भई मेरे को आपने इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि भई मैं दूसरों की मदद करती हूँ अब। इतना मतलब मैं एजुकेशन बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी। एजुकेशन हमें दूसरों की हेल्प करने करने और उनको है ना, उनके कुछ अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। एजुकेशन शिक्षा यही है, जो अपने साथ-साथ दूसरों को भी उनके लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए आपको प्रेरणा देता है, आपको शक्ति देता है।
एजुकेशन यही है ना? तो बहुत अच्छा लगा ममता आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें निरंतर, है ना? खूब सारा नाम कमाएँ, खूब नाम रोशन करें और गर्व है मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि अपने लगातार असफल प्रयासों के बावजूद आज अंत में सफलता लेकर के ही उन्होंने माना दम लिया। और ऐसा ही सोच हर एक स्टूडेंट की होनी चाहिए कि छोटी-छोटी असफलताएँ आपको हिला नहीं सकती, आपके डिसीज़न को, है ना? उसको हिला नहीं सकते। थैंक यू सो मच ममता, बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम एंटायर एकेजे अकेडमी टीम। और फिर ऐसे ही मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में जब हम बात करेंगे किसी और ऐसे टॉपर से कि कैसे और किस तरीके से उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई किया। थैंक यू सो मच।